नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसेतु न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि। शुरू करते हैं जनसेतु सुपरफास्ट। यहाँ हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया के आज की 50 खास खबरें, वो भी तेज रफ्तार और सीधे अंदाज में। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की 50 खास खबरें। इजराइल ने लेबनान पर हमले का वीडियो रिलीज किया। इसमें लेबनान का एक पहाड़ी इलाका दिखाई दे रहा है। आईजीएफ ने यहाँ पर कई टारगेट्स को एक साथ निशाना बनाया। आईजीएफ का दावा है कि यह हिजबुल्लाह का हथियार डिपो था और यहाँ पर भारी तादाद में हथियार रखे हुए थे। यहाँ पर हथियारों के साथ साथ विस्फोटक रॉकेट लॉन्चर्स, ग्रेनेड रखे होने का भी दावा है। इजराइल डिफेंस फोर्स का दावा है कि इस हमले में 70 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं, जिनमें से आतंकियों के सेंटर के अंदर घुसते हुए पहचान किया गया था। लेबनान में भारी तबाही के बीच इजरायली हमले में मरने वालों की तादाद 303 हो गई, जबकि 1150 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इसके साथ ही लोगों को मलबे से निकालने का काम जारी है। बेरूत और टायर शहर में रेस्क्यू टीमें दिन रात मलबे में लोगों की तलाश कर रही हैं। अस्पताल फुल हो चुके हैं। इजराइल के ताबड़तोड़ हमलों के बाद से हिजबुल्लाह झुकने को तैयार नहीं। हिजबुल्लाह इस वक्त इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। इजराइल के कई शहरों में सायरन बज रहे हैं। हिजबुल्लाह ने इजराइल के कई सैनिक ठिकानों और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर के रॉकेट दागे। ये रॉकेट तेल अवीव, उत्तर और सेंट्रल इजराइल की तरफ छोड़े गए। हालांकि इजराइल ने इनमें से ज्यादातर रॉकेट को इंटरसेप्ट कर लिया है। बेन गुरियन एयरपोर्ट पर भी हमले के सायरन बजे हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ख्वाजा आसिफ के पोस्ट की निंदा करते हुए कहा कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री द्वारा इजराइल के विनाश का आह्वान निंदनीय है। ये ऐसा बयान नहीं है जिसे किसी भी सरकार द्वारा बर्दाश्त किया जाए, खासकर यह सरकार से जो खुद को शांति का निष्पक्ष मध्यस्थ होने का दावा करती है। नेतन्याहू की प्रतिक्रिया पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के विवादित बयान के बाद आई है, जिसमें उन्होंने इजराइल को मानवता के लिए अभिशाप बताया। ईरान द्वारा हॉर्मुज स्ट्रेट से तेल की आवाजाही रोकने पर ट्रंप एक बार फिर से भड़क गए। ट्रंप ने ईरान पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि यह वो समझौता नहीं जो हमारे पास है। ट्रंप ने कहा कि जो ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट में तेल की आवाजाही रोक रहा है, घटिया काम कर रहा है, यह हमारे समझौते के अनुरूप नहीं है। दरअसल अमेरिका से डायरेक्ट बातचीत से पहले ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को एक बार फिर से लॉक कर दिया है और बीते 24 घंटे में सिर्फ 6 ऑयल टैंकर्स पास हुए और इन सब में ईरानी ऑयल था। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के साथ जंग में 32 घंटे की सीजफायर का ऐलान कर दिया। रूसी विदेश मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रपति पुतिन ने ऑर्थोडॉक्स ईस्टर के मौके पर शनिवार 11 अप्रैल की शाम 4 बजे से रविवार 12 अप्रैल तक सीजफायर का फैसला लिया है। पुतिन ने सीजफायर का यह कदम यूक्रेन राष्ट्रपति जेलेंस्की के एक दूसरे के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला न करने के बाद उठाया। मेक्सिको के सिनोला की खदान में बाढ़ आने के बाद आपको बता दें, एक मजदूर 14 दिन बाद रेस्क्यू करने का वीडियो सामने आया है। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि रेस्क्यू टीम जब मजदूर के पास पहुंचती है तो पानी से भरे खदान में एक चट्टान पर मजदूर बैठा था। रेस्क्यू टीम ने उसे हिम्मत बंधाई और बाहर निकाला। 25 मार्च को आई बाढ़ में 25 मजदूर फंस गए थे। 23 मजदूरों को बाहर निकाल लिया जा चुका है। एक की मौत हो चुकी है, अन्य लापता है। पश्चिम बंगाल के लिए बीजेपी ने भरोसे का शपथ पत्र नाम से मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। बीजेपी के संकल्प पत्र में महिला और बेरोजगार युवाओं को हर महीने 3000 देने का वादा है। महिलाओं के लिए बसों में मुफ्त यात्रा और सरकारी नौकरी में 33% आरक्षण का भी वादा किया है। 45 दिन में 7वां वेतन आयोग और 6 महीने के अंदर यूसीसी लागू करने का वादा किया गया है। साथ ही आयुष्मान भारत में केंद्र की सभी योजनाओं को बंगाल में लागू करने की बात कही गई है। कोलकाता में बीजेपी का मैनिफेस्टो जारी करते हुए अमित शाह ने ममता बनर्जी पर बड़ा प्रहार किया। गृह मंत्री ने कहा कि बंगाल की जनता के लिए पिछले 15 साल पूरे सपने जैसे रहे। ममता बनर्जी ने जनता की उम्मीदों को पूरा नहीं किया। आम लोगों को सिर्फ निराशा मिली। वोट बैंक के लिए घुसपैठियों को बसाया गया। अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो चुन चुनकर बंगाल से घुसपैठियों को निकाला जाएगा। बंगाल में वोटिंग से पहले हुमायूं कबीर के स्टिंग ऑपरेशन पर सियासत गर्मा गई है। तृणमूल में स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो जारी कर हुमायूं कबीर और बीजेपी के बीच 1000 करोड़ की डील का आरोप लगा है। इन आरोपों पर जब अमित शाह से पूछा गया तो उनको दो टूक जवाब मिला। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने वाले के साथ कभी समझौता नहीं करेगी। बाबरी बनाने वालों के साथ बैठने से अच्छा है कि हम 20 साल विपक्ष में बैठेंगे।
तृणमूल कांग्रेस ने स्टिंग ऑपरेशन का जो वीडियो जारी किया है उस पर हुमायूं कबीर की सफाई आ गई है। हुमायूं कबीर ने वीडियो को फेक बताते हुए इसे ममता बनर्जी की साजिश बताया। हुमायूं कबीर ने कहा कि ममता बनर्जी मुझसे डरी हुई है, इसलिए ऐसे षड्यंत्र से मुझे डराने की कोशिश कर रही है। एजेयूपी नेता ने तो यहां तक दावा किया कि बंगाल का रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में और ममता अब कभी सत्ता में नहीं लौट पाएगी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का नया राजनीतिक सफर शुरू हो गया है। उन्होंने राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। उपराष्ट्रपति पी वेंकैया नायडू ने नीतीश कुमार को शपथ दिलाई। राज्यसभा सांसद बनने के बाद नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ देंगे और इसी के साथ प्रदेश में एनडीए की नई सरकार गठित होगी। नए सीएम के नाम पर बिहार में मंथन शुरू हो चुका है। दिल्ली में बीजेपी आलाकमान बिहार के पार्टी नेताओं के साथ बैठक करने वाला है। बिहार में बीजेपी और जेडीयू मिलकर नई सरकार के गठन की तैयारी कर रहे हैं, तो वहीं विरोधी नीतीश के पटना से दिल्ली जाने पर चुटकी ले रहे हैं। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर एक कार्टून के जरिए नीतीश कुमार पर तंज कसा। इस पोस्टर में नीतीश कुमार को एक बैग लेकर बिहार छोड़ते हुए आंखों में आंसू लिए दिखाया गया। इस पोस्टर के कैप्शन में रोहिणी आचार्य ने लिखा, आज चाचा दिल्ली निकल गए, अवसरवाद और विश्वासघात का हमेशा जवाब मिलता है, एक दो दिन में आपकी कुर्सी छीन जाएगी। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा सांसद बने रहेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। उनका कार्यकाल 9 अप्रैल को खत्म हुआ, उसके अगले ही दिन उन्हें मनोनीत किया गया। हरिवंश को लगातार 2 बार जेडीयू के कोटे से राज्यसभा भेजा गया था, लेकिन इस बार जेडीयू कोटे से उनकी जगह खुद नीतीश कुमार राज्यसभा पहुंचे। यह राज्यसभा में हरिवंश का लगातार 3रा कार्यकाल होगा। बिहार के अररिया में हुए डबल मर्डर के बाद सियासत शुरू हो गई है। कानून व्यवस्था को लेकर तेजस्वी ने सवाल उठाए। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर चौपट हो गया और बीजेपी के लोग सत्ता के खेल में जुटे हुए हैं। बिहार में एनडीए राज में राज नहीं, महा चौपट राज है। बता दें कि अररिया में कल एक शख्स की गला काटकर हत्या कर दी गई। इसके बाद वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को भीड़ ने पकड़ लिया और फिर बुरी तरह से पीट कर मार डाला। इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को तेलंगाना हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी। हाईकोर्ट ने उन्हें 1 हफ्ते की अग्रिम जमानत दे दी है। पवन खेड़ा के खिलाफ असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रीना की भूया शर्मा की ओर से एफआईआर दर्ज करवाई गई है और इस एफआईआर के बाद असम पुलिस पवन खेड़ा को गिरफ्तार करने के लिए तलाश कर रही थी। इसी बीच पवन खेड़ा ने हाईकोर्ट का रुख किया। अब उन्हें इस मामले में अग्रिम जमानत मिल गई है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले डीटीवी के प्रमुख विजय की गाड़ी की चेकिंग की गई। चुनाव की फ्लाइंग स्क्वाड ने कड़ाई कुड़ी जाते हुए काफिले को चेक किया। विजय ने जांच को कहा कि यह नियमित जांच का हिस्सा है। विजय चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए जा रहे थे। निर्वाचन आयोग ने राज्य में सतर्कता बढ़ा दी है। इससे पहले सीएम एमके स्टालिन के वाहन की भी इसी तरह जाँच की गई थी। चेकिंग का उद्देश्य कानूनी चुनावी कानूनों के उल्लंघन को रोकना है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने बड़े टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारों पर जासूसी हथियारों की सप्लाई करने वाले गैंग के 11 लोगों को अरेस्ट किया। गैंग देश के कई राज्यों में फैला हुआ था और कई जानकारी विदेशी हैंडलर्स तक पहुंचा रहा था। ये लोग देश के अलग अलग हिस्सों में कैमरे लगा रहे थे। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की, जहाँ से हथियार, डिजिटल डिवाइस और कई आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है। लुधियाना के इन्फ्लुएंसर कमल कौर हत्याकांड के मुख्य आरोपी अमृतपाल सिंह मेहर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बठिंडा पुलिस की टीम आरोपी को यूएई की अथॉरिटी से कस्टडी में लेकर भारत पहुंची। पंजाब पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस विंग के ओएफटीईसी सेल के जरिए उसकी गिरफ्तारी हुई। बता दें कि कमल कौर की हत्या बठिंडा में जून में 2025 में हुई थी। उसकी लाश एक अस्पताल के पार्किंग में मिली थी। हत्याकांड में शामिल 3 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। पश्चिम बंगाल में राशन भ्रष्टाचार मामले में ईडी फिर एक्टिव हो गई है। इसी कड़ी में कोलकाता में ईडी ने राशन घोटाले मामले में बसंत कुमार सदाफ नाम के बिजनेसमैन के घर पर छापा मारा। ईडी की कोलकाता, हावड़ा समेत 12 जगह पर तलाशी अभियान चला रही है। जांच एजेंसी ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि सदाफ कंपनी के नाम पर राशन कैसे बांटा गया, कहां भेजा गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा ने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा भेज दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट के जज रहते वक्त उनके घर से बड़ी मात्रा में कैश मिला था। कैश मिलने के बाद महाभियोग की कार्रवाई शुरू की गई। इसके बाद उनका ट्रांसफर इलाहाबाद हाईकोर्ट कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित 3 सदस्यीय पैनल ने उन्हें पद से हटाने की सिफारिश की।
हरिद्वार पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। ऑपरेशन प्रहार के तहत चल रहे सत्यापन अभियान के दौरान एक बांग्लादेशी महिला को गिरफ्तार किया गया। महिला के पास से आईडी कार्ड और बांग्लादेशी पासपोर्ट बरामद हुआ है। पुलिस ने बताया कि 41 साल की सहेला बेगम स्वीटी बनकर श्याम दास नाम के शख्स के साथ रह रही थी। महिला 2023 में सोशल मीडिया के जरिए श्याम दास के संपर्क में आई थी। इसके बाद सहेला बाहर ताकत रहने लगी। फिलहाल पुलिस ने दोनों को अरेस्ट कर लिया। नासिक में आईटी कंपनी में महिला कर्मचारी के साथ शोषण के मामले में माहौल गर्मा गया है। बीजेपी युवा मोर्चा ने कंपनी के बाहर प्रदर्शन किया। युवा मोर्चा ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। बीजेपी कार्यकर्ता ऐसे महिलाओं की सुरक्षा संगठित साजिश का मामला बता रहे हैं। अब एसआईटी की टीम जांच में जुटी है और 6 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है। दरअसल महिला कर्मचारी ने टीम लीडर्स पर यौन शोषण, धर्मांतरण के लिए मानसिक उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप लगाए। यूपी में एसआईआर के बाद फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है। फाइनल लिस्ट में 13,39,84,792 वोटर्स, जिसमें 7,30,00,000 से ज्यादा पुरुष और 6,09,00,000 से ज्यादा महिलाएं वोटर्स हैं। और यूपी में 4 नवंबर 2025 से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई थी और इस साल 6 जनवरी को पहली ड्राफ्ट लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें 12,56,00,000 से ज्यादा वोटर्स थे और 3 करोड़ मतदाताओं को नोटिस जारी किया गया था। फाइनल लिस्ट में करीब 2 करोड़ लोगों के नाम कटे हैं। इजरायल ने लेबनान पर हमले का वीडियो जारी किया। इसमें लेबनान का एक पहाड़ी इलाका दिखाई दे रहा है। आईटीएफ ने यहां पर कई टारगेट को एक साथ निशाना बनाया। आईटीएफ का दावा है कि हिजबुल्लाह का हथियार डिपो है। यहां पर भारी तादाद में हथियार रखे हुए थे। यहां पर हथियारों के साथ साथ विस्फोटक, रॉकेट लॉन्चर्स और ग्रेनेड होने का भी दावा किया गया है। लेबनान में भारी तबाही के बीच इजरायली हमले में मरने वालों की तादाद 303 हो गई, जबकि 1150 से ज्यादा लोग घायल हैं। इसके साथ ही लोगों को मलबे से निकालने का काम जारी है। बीरूत और टायर शहर में रेस्क्यू टीमें दिन रात मलबे में से लोगों की तलाश कर रही है। इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ख्वाजा आसिफ के पोस्ट की निंदा करते हुए कहा कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री द्वारा इजरायल के विनाश का वाहन निंदनीय है। यह ऐसा बयान नहीं है जिसे किसी भी सरकार द्वारा बर्दाश्त किया जा सकता है, खासकर उस सरकार से जो खुद को शांति का निष्पक्ष मध्यस्थ होने का दावा करते हैं। नेतन्याहू की प्रतिक्रिया पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के विवादास्पद बयान के बाद आई, जिसमें उन्होंने इजरायल को मानवता के लिए अभिशाप बताया। डीआरआई ने एक बड़े सोने की तस्करी करने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया। अधिकारी ने 24 महिलाओं को अरेस्ट किया। महिलाओं के पास से करीब 30 किलो सोना बरामद किया गया है। सोने की बाजार में कीमत करीब 38 करोड़ रुपए बताई जा रही है। छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पुलिस को यहां पर बड़ी कामयाबी मिली है। मामले की गहन जांच जारी है। मुंबई में एफडीए टीम ने एक्शन लेते हुए 11,000 लीटर मिलावटी दूध जब्त किया। एफडीए ने 90 लीटर दूध को नष्ट कर दिया है। एफडीए ने मुंबई और नवी मुंबई इलाके में रात को छापेमारी कर इस दौरान 195 दूध के सैंपल लिए गए। इनमें से 188 स्टैंडर्ड के हिसाब से सही निकले और इसके अलावा 6 लो स्टैंडर्ड और 1 सैंपल अनसेफ पाया गया। जांच के दौरान दूध में यूरिया की मात्रा ज्यादा पाई गई। यूपी के संभल के यूट्यूबर महक और परी और उनके पड़ोसियों के बीच मारपीट का मामला सामने आया। महक और परी के परिवार वालों और पड़ोसियों के बीच जमकर लाठी डंडे चले, पत्थरबाजी हुई। बच्चों के खेलने को लेकर मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। हादसे में महक और परी के पिता को और दूसरे पक्ष के कुछ लोगों को चोट लगी है। सभी घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने भूमाफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। गोमती नगर विस्तार में 40,000 स्क्वायर फीट की जमीन पर बने अवैध मैरिज लॉन को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया है। वीके सिंह नाम का शख्स अवैध रूप से मैरिज लॉन चला रहा था, जो वापीला गैंग का बताया जा रहा है। खाली कराई गई जमीन की कीमत करीब 250 करोड़ रुपए बताई जा रही है। प्रशासन की इस कार्रवाई से भूमाफिया में हड़कंप है। भोपाल में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। बैरागढ़ में अवैध निर्माण पर नगर निगम का बुलडोजर चल रहा है। प्रशासन ने 1000 से ज्यादा अवैध निर्माणों पर लाल निशान लगाए हैं। इनमें मकान, मैरिज गार्डन और रिजॉर्ट शामिल हैं और ये कार्रवाई हाईकोर्ट और एनजीटी के आदेश पर की जा रही है। लेकिन लोगों का आरोप है कि अचानक नोटिस देकर बेघर होने की नौबत आ गई है। बड़ा तालाब इलाके में 6 अप्रैल से बुलडोजर एक्शन जारी है, जो 91 दिन यानी 21 अप्रैल तक चलेगा।
आंध्र प्रदेश के अल्लूरी में वाटरफॉल के पास सेल्फी लेते समय 3 लड़कियों की डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 5 लड़कियां वाटरफॉल पर गई थी और इसी दौरान यह हादसा हुआ। पुलिस के मुताबिक लड़कियां वाटरफॉल के पास फोटो और सेल्फी ले रही थी, तभी उनमें से 3 लड़कियां पत्थर पर चढ़ गई। इसी दौरान पैर फिसलने से तीनों पानी में गिर गई, जिससे उनकी मौत हो गई। फिलहाल तीनों लड़कियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। ईरान ने कहा कि इजरायली सेना ने शुरुआती सीजफायर की शर्तों को तोड़ा है। अगर हमने नहीं रुके तो इसका मतलब सीजफायर का उल्लंघन होगा और ऐसी सूरत में बातचीत करने का कोई तर्क नहीं बचता। हम फिर से बमबारी शुरू कर देंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने नाटो पर फिर भड़ास निकाली। ईरान छड़ में साथ न मिलने पर ट्रंप ने नाटो पर गुस्से का इजहार कर दिया है। ट्रंप ने कहा कि नाटो एक कमजोर संगठन है, खुद पर बात न आने तक वो सभी चुपचाप लेते हैं और नाटो का ऐसा रवैया ठीक नहीं लगा। ईरान और अमेरिका के बीच अभी पार्टिकल सीजफायर चल रहा है और इसलिए हॉर्मुज पर ईरानी सेना की नाकाबंदी जारी है। ईरानी मीडिया के मुताबिक फिलहाल एक दिन में सिर्फ 15 जहाज हॉर्मुज से गुजर सकते हैं, जिन्हें सुरक्षित निकालने के लिए ईरान की परमिशन जरूरी होगी। हॉर्मुज पर आगे क्या होगा, इसका फैसला पाकिस्तान में होने वाली बैठक के बाद लिया जाएगा। खाड़ी के मौजूदा हालातों पर भारत की पैनी नजर है। 11 से 12 अप्रैल को विदेश मंत्री एस जयशंकर यूएई के दौरे पर रहेंगे। केंद्र सरकार के मुताबिक ईरान में अब भी 7,500 से ज्यादा भारतीय मौजूद हैं। इजराइल की एयर स्पेस अब भी बंद है, इसलिए कुछ लोग मिस्र और जॉर्डन के रास्ते लौट रहे हैं। कुवैत और बहरीन से हवाई सेवा जल्द शुरू हो जाएगी। सरकार ने बताया कि संघर्ष की शुरुआत से अब तक 8 लाख से ज्यादा भारतीयों को रेस्क्यू किया जा चुका है। असम, केरल और पुडुचेरी में गुरुवार को विधानसभा चुनाव के लिए रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई। चुनाव आयोग के मुताबिक असम और पुडुचेरी में 85% से ज्यादा मतदान हुआ, तो वहीं केरल में 78% से ज्यादा वोटिंग हुई। असम के इतिहास में सबसे ज्यादा वोटिंग का आंकड़ा है, तो वहीं केरल में पिछले 49 सालों में दूसरी सबसे ज्यादा वोटिंग हुई। सभी ईवीएम सील कर दी गई है। 4 मई को मतगणना होगी और उसी दिन नतीजे घोषित किए जाएंगे। जनसेतु सुपरफास्ट में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनसेतु न्यूज, जन से सरोकार।